हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सभी बालकों? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो नाइन्थ क्लास में जो चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, उसके 3 पार्ट्स हमने बनाए थे। आज हम उसका आगे वाला पार्ट्स बना रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 4। तो लास्ट में जब हमने थर्ड पोर्शन बनाया था इसका, तो उसमें हमने कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि रोग क्यों होते हैं, रोगों के कारण क्या हैं, रोग किस वजह से दिखाई देते हैं, उनके लक्षण। फिर हमने रोगों के प्रकार देखा था। पहला तीव्र रोग या प्रचंड रोग कह सकते हो, दूसरा दीर्घकालिक रोग। ये सारे डेफिनेशंस हमने कवर की थी। तो तीव्र रोग की डेफिनेशंस बताइए मेरे स्टूडेंट्स, क्या डेफिनेशन होती है तीव्र रोग की, या इसका दूसरा नाम था प्रचंड रोग। तो तीव्र रोग ऐसे रोग होते हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, जैसे कि खांसी है, जुकाम है, 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के भीतर भीतर ही ठीक हो जाते हैं। ऐसे रोगों को तीव्र या प्रचंड रोग कहते हैं। कुछ चीज़ें भी हमने पढ़ी भी थी, जैसे कि कुछ और भी रोग थे, लंबे रोग होते हैं जो जीवन पर्यंत रहते हैं, उन्हें हम दीर्घकालिक रोग भी कह सकते हैं। तो उससे आगे पढ़ते हैं, जैसे कि एलिफेंटाइसिस या फिलपाँव या हाथी पाँव रोग कैसा है बेटो? ये ऐसा रोग है जो बहुत लंबे समय तक रहता है, भारत के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है ये। चलो तो आज पढ़ते हैं इससे आगे। आज का हमारा टॉपिक है दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता। दीर्घकालिक रोग डेफिनेशन पता है आपको कि दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग होते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं, उन्हें हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं। चलिए पहली लाइन देखो क्या कह रही है। तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों के हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है, तो वह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। कोई रोग यदि हमारे शरीर के किसी एक भाग को, जैसे कि यदि आपके पैर की अंगुली में दर्द है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे काम अच्छे से कर सकते हो। दर्द तो केवल पैर की अंगुली में है, इससे आप मानसिक तौर पर भी स्वस्थ नहीं हो। आप जब भी कोई काम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो फिर बीच में आपको वो तकलीफ़ नज़र आएगी, वो दर्द नज़र आएगा उस पैर का। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शरीर की कोई भी भाग यदि रोग से ग्रस्त है, वो ठीक नहीं है, तो उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। हम सारे कार्य वो ठीक गति से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है। तो उन्नत स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है, आपका माइंड काम कर रहा है। यदि आपके पैर के अंगुली की भी लगी हैं तो आप स्वस्थ नहीं हो, यदि आपके हाथ के लगी है तब भी आप स्वस्थ नहीं हो। तो स्वास्थ्य का या उन्नत स्वास्थ्य का सबसे अच्छा मतलब क्या है कि शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना। समुचित का मतलब समान रूप से और बढ़िया ढंग से और उचित तरीके से कार्य करना। यानी शरीर के जितने अंग हैं, जिन अंगों को जो कार्य करना होता है, वे अंग उसी कार्य को उसी प्रगाढ़ता के साथ करें, तब कहा जाएगा कि आपका स्वास्थ्य उत्तम है। लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है, उसे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालने का समय ही नहीं मिलता। तो ऐसे रोग बेटा जो जल्दी से हो जाते हैं और जल्दी से ठीक हो जाते हैं, ऐसे रोग हमारे स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि जैसे ही प्रभाव डालना शुरू करते हैं तब तक तो वो ठीक हो जाते हैं। जैसे कि खांसी जुकाम है, 2-4 दिन में थोड़ा थोड़ा प्रभाव डालना शुरू करेगी, तब तक तो ठीक हो जाएगा। इसलिए तीव्र रोग हमारे स्वास्थ्य को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि दीर्घकालिक रोग पहुंचाते हैं। लेकिन दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो छोटे रोग, तीव्र जो प्रचंड रोग हमारे स्वास्थ्य को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितने बड़े रोग पहुंचाते हैं, यानी दीर्घकालिक पहुंचाते हैं। उदाहरणतः खांसी जुकाम के विषय में जो सोचो, हम सभी को प्राय होता रहता है। हम में से अधिकांश लगभग 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ता। तो खांसी जुकाम लगभग सभी की होता ही रहता है सर्दी ऋतु में, और वो लगभग 1 सप्ताह का मतलब 7 दिन के आसपास में, किसी के 2 दिन में, किसी के 4 दिन, लास्ट 7 दिन तक ठीक हो ही जाता है, क्योंकि उसका हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम दीर्घकालिक रोग जैसे कि फेफड़ों की क्षय रोग, और क्षय रोग का मतलब होता है बेटा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से संक्रमित हो जाए तो कई वर्षों तक बीमार होने के कारण वजन कम हो जाता है और हर समय थकान महसूस करते हैं।
सोचो टीबी हो जाए तो टीबी बेटा कैसा रोग है? क्षय रोग है। टीबी रोग जो है वो एक दीर्घकालिक रोग है जो एक बार होने के पश्चात में 2, 5, 10 दिन में ठीक नहीं होता, वो लंबे समय तक रहता है। जब ऐसा रोग हमारे शरीर में लंबे समय तक रहेगा, कई वर्षों तक रहेगा, बीमार पड़ेंगे हम, तो शरीर का वजन कम हो जाएगा, हमें हर समय थकान महसूस होती है। कोई भी काम करते हैं तो शरीर में ऊर्जा का स्तर बहुत कम होता है, थकान सी महसूस होती है हर वक्त हर समय। इसलिए दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि दीर्घकालिक रोग हमारे शरीर को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं, 1 साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा साल तक प्रभावित करते हैं। यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते। तीव्र रोग, प्रचंड रोग की बात की जा रही है। लेकिन यदि दीर्घकालिक रोग से पीड़ित है तो हमें स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनाई होगी और हमारी सीखने की क्षमता भी कम हो जाएगी। सपोज करो पढ़ने वाले बच्चे के यदि तीव्र रोग हुआ, खांसी हुई, जुकाम हुई या कोई रोग ऐसा तो जल्दी ठीक हो जाए, तो उसमें वो कितने दिन स्कूल नहीं जा सकता? जब तक रोग रहेगा। रोग कब तक रहेगा? 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन। तीव्र या प्रचंड रोग इतने ही दिन रहते हैं। लेकिन दीर्घकालिक रोग होगा तो क्या होगा? फिर तो वो पूरे साल स्कूल नहीं जा पाएगा, उसकी पढ़ाई देखो कितनी डिस्टर्ब होगी। इसलिए तीव्र रोग ज़्यादा प्रभाव नहीं दर्शाते, वो ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं होते। दीर्घकालिक रोग है वो बॉडी के लिए, वो शरीर के लिए ज़्यादा घातक, ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक होते हैं, अर्थात हम काफ़ी समय तक अस्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट ये निकल कर आता है स्टूडेंट्स कि कौन सा रोग ज़्यादा घातक है। तो तीव्र रोग उतना घातक नहीं है जितना कि दीर्घकालिक। तो दीर्घकालिक बीमारियाँ, दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि वे रोग हमारे शरीर पर लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। आई बेटा समझ में बात सबके? अब हम पढ़ते हैं उसके आगे का टॉपिक जिसका नाम है रोग के कारक। रोग के कारक या कारण की हम बात करें, रोग के क्या कारण हैं? जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं तब हमें ये याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत से स्तर होते हैं। आओ एक उदाहरण लें। यदि कोई छोटा बच्चा पतले दस्त यानी लूज मोशन से ग्रस्त है तो हम कह सकते हैं कि इसका संभावित कारण संक्रमण है, इन्फेक्शन है। संक्रमण को क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। तो यदि कोई छोटा बच्चा है, रोग के कारण की और कारकों की जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा रोग है वो क्यों हुआ, क्या खाया था, क्या पिया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये रोग हो गया। तो हम रोग के कारणों का पता लगाते हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे के यदि पतले दस्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका कारण संक्रमण है। लेकिन अगला प्रश्न उठता है कि संक्रमण कहाँ से आता है? फिर ये संक्रमण हुआ कैसे? संक्रमण कहाँ से आता है? मान लो कि हमें पता लगता है कि संक्रमण दूषित जल पीने से आता है, लेकिन अन्य बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया था। तब इसका क्या कारण है कि एक बच्चे को ही दस्त लग गया और दूसरों को नहीं लगा। तो संक्रमण की जब हम डिटेल लेते हैं कि संक्रमण क्यों हुआ, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि गंदा या दूषित पानी पीने से, पोल्यूटेड वाटर पीने से संक्रमण फैल गया होगा और बच्चे के दस्त लग गए होंगे। लेकिन वो पानी तो यदि बहुत सारे बच्चों ने पिया तो उसी एक को क्यों लगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो संक्रमण का एक कारण गंदा पानी नहीं हो सकता, और भी कई कारण है। इस सवाल का जवाब क्या होगा कि एक ही बच्चे की क्यों हुआ? पानी तो गंदा पानी तो सभी बच्चों ने पिया था, तो एक को दस्त क्यों लगे? तो उसका कारण ये है कि ज़रूरी थोड़ी है कि गंदे पानी से ही दस्त लगें, और बहुत सारे फैक्टर हैं, कारक हैं जिनकी वजह से ही दस्त लग सकते हैं, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ ना हो। ये भी तो हो सकता है ना कि बच्चा पहले से बीमार हो, बच्चा स्वस्थ ही ना हो, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा संभव हुआ कि जब ये बच्चा संक्रमण के संपर्क में आता है तो बीमार हो जाता है, जबकि अन्य बच्चे नहीं होते। तो हो सकता है उसका इम्यून पावर, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो, इस वजह से भी तो बच्चा बीमार पड़ सकता है। तो बच्चे की बीमारी के कई कारण हो सकते हैं।
तो बीमारी का या किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई एक कारण नहीं हो सकता, बीमारी के अनेकों अनेक कारण हो सकते हैं। हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, वो कौन कौन से कारण से हो सकती हैं, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो बीमार हो जाता है जबकि अन्य बच्चे नहीं। अब प्रश्न उठता है कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सवाल तो ये भी उठेगा ना कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं था, क्यों हुआ, उस बच्चे के दस्त क्यों लगे, क्यों लूज मोशंस लगे उसके, शायद बच्चे का पोषण ठीक ना हो। बहुत अच्छी बात बताइए। और वो पर्याप्त भोजन नहीं करता हो, तो उसका एक रीज़न ये है, गंदा पानी सबने पिया, एक ही बीमार क्यों हुआ। उसका कारण ये है कि बाकी सारे बच्चे अच्छे भोजन खाते हैं, पौष्टिक भोजन खाते हैं, वो पौष्टिक भोजन नहीं खाता होगा तो उस बच्चे का पोषण ठीक ना होगा या पर्याप्त भोजन ही नहीं करता होगा। अतः पर्याप्त पोषण का न होना ही रोग का दूसरा कारण है। आप साफ सफाई रखेंगे, अच्छे से रखेंगे तो ठीक है, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यदि आप भोजन ही अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपके शरीर को जो चीज़ें चाहिए थी, जिससे आपके शरीर को मजबूती मिले, जब वो चीज़ ही नहीं मिल पाएंगी तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, बीमार पड़ जाओगे ना। तो रोग होने का पहला कारण तो क्या है, गंदगी या गंदे चीज़ों के संपर्क में रहना, दूषित भोजन ग्रहण करना, दूषित पानी पीना, गंदा जल के संपर्क में रहना, गंदा जल पीना, प्रदूषित वातावरण में रहना, जल प्रदूषण हो चाहे वायु प्रदूषण हो, कैसा ही प्रदूषण हो, आसपास की चीज़ें स्वच्छ नहीं है तो बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन दूसरा कारण क्या है, बीमारी का दूसरा कारण है पर्याप्त पोषण का न होना ही रोग का दूसरा कारण है। पहला तो बेटा आपको एक नोट्स बनाकर तैयार रखने हैं, रोग के कारणों की हम बात करें तो, ठीक है ना। तो हम ये कुछ कंसेप्ट देखो बेटा, रोग के कारणों की हम बात करें तो पहला कौन सा है, दूषित जल, या दूषित भोजन। सेकंड कंसेप्ट इसमें क्या होगा, पर्याप्त पोषण नहीं मिलना, पर्याप्त पोषण न मिलना। और हम कह सकते हैं कि भोजन कैसा होगा, संतुलित आहार नहीं मिलना, संतुलित आहार न मिलना। ये कुछ कंसेप्ट है, संतुलित आहार भी नहीं मिलेगा, भोजन भी अच्छा नहीं मिलेगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोग हो सकता है। दूषित जल, दूषित भोजन, पर्याप्त पोषण नहीं मिलना, संतुलित आहार का नहीं मिलना, यही चीज़ें हैं जो व्यक्ति को क्या कर देंगी, बीमार कर देंगी। तो जब बात निकली है तो मैं आपको बताऊं कि भोजन के अंदर क्या क्या होना चाहिए बेटा। आपका जो अच्छा भोजन है उसमें वसा होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, उसमें विटामिन होने चाहिए, इनमें खनिज लवण होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यदि आपके भोजन में हैं तो ही आपका भोजन अच्छा माना जाएगा। ये चीज़ें यदि आपके भोजन में नहीं हैं तो कुपोषण के शिकार हैं, ये हैं तो फिर क्या कह सकते हैं, सुपोषण। तो ये 5 चीज़ें आपके भोजन में होना बहुत ज़रूरी है। वसा आपको किससे मिलेगी, तेल से, घी से। कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से मिलेगा, बाजरे की, गेहूं की, मक्का की, रोटियों से, चावल से। प्रोटीन्स आपको दालों से मिलेगा, हरी सब्जियों से मिलेगा। विटामिन्स आपको कहाँ से मिलेंगे, हरी सब्जियों से, फल फ्रूट से, दूध से, अंडों से मिलेंगे। खनिज लवण भी सब्जियों से आपको मिलेंगे, जैसे कि आयरन है सेव के अंदर होता है ना, आयोडीन है वो नमक में होता है। तो ये सारी चीज़ें यदि आपके भोजन में हैं तो आपका भोजन संतुलित होगा, आपका भोजन उन्नत होगा, आपका भोजन अच्छा होगा, जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं। तो बच्चों, आप जब भी भोजन ग्रहण करो तो आपके भोजन में ये सारे कंपोनेंट, ये घटक उचित मात्रा में होने चाहिए। तो
तो वो जो कहानी थी ना इस पाठ के अंदर कि वो बच्चा बीमार क्यों हुआ, उस एक बच्चे के पतले दस्त क्यों लगे, बाकी बच्चों के क्यों नहीं लगे, तो हो सकता है उस बच्चे का भोजन अच्छा ना हो, जबकि गंदा पानी तो सब ने पिया ना। और अच्छा भोजन करने से क्या होगा, अच्छा भोजन करने से या इस प्रकार का सारा भोजन करने से शरीर का एक तंत्र मजबूत होता है, प्रतिरक्षा तंत्र। जब आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी। तो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। एक रोग अभी चला हुआ था या है कोरोना, इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप अपने शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करें। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत कब होगा, जब आपका भोजन अच्छा होगा, आपका खान पान अच्छा होगा, किसी प्रकार का प्रदूषण सहित चीज़ नहीं खाएं आप, मार्केट की चीज़ें कम से कम खाएं, घर की चीज़ खाएं जो बिल्कुल प्योर होती हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन या मिलावट नहीं होती, करप्टेड नहीं होता। तो ऐसा भोजन ग्रहण करने से स्वास्थ्य क्या रहता है, उन्नत रहता है। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि पर्याप्त पोषण का न होना ही रोग का दूसरा कारण है। तो रोग का दूसरा कारण क्या मिला बेटा अपने को, कि आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हो उसके अंदर पोषण नहीं है, यानी पोषक तत्वों की कमी है। और भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं अभी हमने पढ़ा ना, तो उसमें से यदि एक या दो चीज़ की कमी होती है तो फिर आपका भोजन अच्छा नहीं माना जाएगा। बच्चा पर्याप्त पोषण क्यों नहीं पाता, शायद बच्चे के माता पिता गरीब हों। क्या कारण है, बच्चों को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्यों नहीं मिल पाती, या उस बच्चे को वो चीज़ें क्यों नहीं मिली जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। तो कई कारण हो सकते हैं। एक तो वो ऐसे ही इलाके में रहता होगा जहाँ पर चीज़ें ही ऐसी आती हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें ही प्रदूषित मिलती हों, ये भी हो सकता है। जहाँ वो पानी पीता है, पानी के उचित स्रोत नहीं हो तो फिर वो गंदा पानी पीने को मजबूर होता है, फिर बीमार पड़ेगा। और तीसरा कारण कि उसके माता पिता गरीब हैं, वो अच्छी चीज़ें नहीं ला सकते, ये भी एक कारण है। गरीबी भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो गरीबी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उचित पोषण ना मिले, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कंसेप्ट है। ये भी संभव है कि बच्चे में आनुवंशिक भिन्नता हो, जो रोग कारक के संपर्क में आने पर दस्त से प्रभावित हो जाता है। अच्छा, एक कारण ये भी है कि बच्चे में कुछ ऐसी बीमारियां भी हों पहले से, आनुवंशिक भिन्नता हो कि उसके शरीर के कुछ पार्ट्स ऐसे ही बने हों जो सारी चीज़ों के लिए एडेप्टेबल नहीं होते हैं, सभी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हमने सुना नहीं है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ हमारे घर में ऐसे सदस्य मेंबर होते हैं जिनको कुछ चीज़ें हैं वो पचती नहीं हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि हाँ मेरे को भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, कि मैं जब भी भिंडी की सब्ज़ी खाता हूँ तो मेरे दस्त लग जाते हैं। कुछ बच्चों को कड्डी पसंद नहीं है, कि मेरे कड्डी खाता हूँ तो दिक्कत। तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर प्रकार की जो चीज़ें हैं वो स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं। तो इसको आनुवंशिक भिन्नता भी कहते हैं। कि हो सकता है कुछ ऐसे कारण भी हों जिसकी वजह से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कुछ जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं। केवल आनुवंशिक भिन्नता अथवा कम पोषण भी बिना रोग कारक के पतले दस्त नहीं उत्पन्न कर सकते। केवल आनुवंशिक भिन्नता और कम पोषण के कारण तो भी ऐसा नहीं हो सकता। कि आनुवंशिक भिन्नता है ये बात मान ली जाए, पोषण भी पूरी तरीके से नहीं मिल रहा, कम पोषण मिल रहा है, लेकिन फिर भी तो ऐसा नहीं हो सकता कि रोग लग जाए, कुछ और कारण भी ढूंढने पड़ेंगे हमें। लेकिन ये भी रोग के कारण में सहयोगी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हीं के कारण रोग होगा, लेकिन ये भी जरूरी है, इसकी वजह से भी रोग हो सकता है। ये रोग में सहयोगी का कार्य करते हैं। बच्चे के लिए साफ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था, एक बड़ा कारण। बच्चे, ये भी तो हो सकता है ना कि बच्चे ने जो गंदा पानी पिया उसी से रोग हो। तो फिर सवाल उठता है कि पानी गंदा क्यों था भाई, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हम सब की जिम्मेदारी है। अपने आसपास रहने वाली चीज़ों की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास की चीज़ें हैं उन्हें साफ़ और स्वच्छ रखें, इंडिया को क्लीन रखें, अपनी सोसाइटी को क्लीन रखें, अपनी फैमिली को क्लीन रखें, अपने घर को क्लीन एंड क्लियर रखें। सारी चीज़ें एकदम साफ़ और स्वच्छ होनी चाहिए, तब जाकर देश का विकास होगा। बच्चे के लिए साफ़ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था? शायद जहाँ बच्चे का परिवार रहता है वहाँ पर खराब लोक सेवाओं के कारण साफ पानी उपलब्ध ही ना हो। बहुत अच्छी बात। एक रीज़न कि जिस समाज में आप रहते हैं
वहाँ की जो लोक सेवाएं हैं, जो ग्राम पंचायत द्वारा सेवाएं मिलती हैं कि पानी फ्री में मिलता है आपको, जो पानी की टंकी बनी है, जो टांका बना है, वहाँ पर पानी आप लेने जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों ने या गांव के जिम्मेदार लोगों ने उसको कभी साफ़ ही नहीं करवाया है, तो पानी तो गंदा होगा ना। उसमें कोई कीड़े मकोड़े मर सकते हैं, कोई जानवर मर सकते हैं। तो गंदा पानी था, बच्चे ने पानी प्यास लगी तो पी लिया, तो बच्चा बीमार पड़ गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए गांव का प्रशासन जिम्मेदार है, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है। बच्चे को चलो नहीं पता कि उस पानी में गंदगी है, लेकिन हम सबको तो पता होता है, बड़े लोगों को। गांव की ग्राम पंचायत है, वार्ड पंचायत, सरपंच है, उनकी सबकी जिम्मेदारी रहती है कि गांव की प्रत्येक चीज़ जो प्रत्येक आदमी को सेवा के रूप में मिलती है वो साफ और सुथरी होनी चाहिए, जिससे कि बीमारी कम से कम हो। इस प्रकार गरीबी तथा लोक सेवाओं की अनुपलब्धता बच्चे की बीमारी के तीसरे कारण है। पहला कारण गंदगी, दूसरा बच्चे की गरीबी, या गरीबी के साथ में कह सकते हैं कि बच्चे का पोषण उचित नहीं था। चौथा है गांव में लोक सेवाओं की अनुपलब्धता, यानी गांव में जो पानी की टंकी है, जो बच्चे खाना लाने जाते हैं, कहीं से भी जो चीज़ लेते हैं वो साफ और स्वच्छ नहीं है, वो गंदी है, तो भी बच्चा बीमार होगा। तो बच्चे की बीमारी का एक कारण ये भी है। इस प्रकार अब ये स्पष्ट हो गया है कि सभी रोगों के तात्कालिक कारण तथा सहायक कारण होते हैं। मतलब रोगों के तात्कालिक मतलब उसी वक्त के कुछ कारण होते हैं या कुछ सहायक कारण होते हैं। तात्कालिक कारण में क्या आता है कि कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगस है, वो शरीर की बॉडी में प्रवेश कर गया, शरीर में प्रवेश कर गया, रोग हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ जैसे गंदगी है, गांव में पानी का गंदा आना है, स्कूल की टंकी में गंदा पानी है, या कहीं पर भी गंदा पानी है, या कहीं पर भी गंदगी है, तो वो भी रोग के कारण हो सकते हैं। सारे रोग ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया वायरस के कारण हों। कुछ रोग हैं वो समाज में जो सुविधाएं हैं वो ठीक तरीके से नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने का एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। तो कोई भी जब रोग होता है ना, उसका एक कारण नहीं, उसके अनेक कारण हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि गंदे पानी से रोग हुआ, ये भी नहीं कह सकते कि वायरस से हुआ, ये भी नहीं कह सकते कि गरीबी से हुआ, ये भी नहीं कह सकते कि पोषण उचित नहीं था, क्योंकि रोग के एक नहीं अनेक कारण होते हैं और अनेक कारणों से रोग फैल सकता है। ठीक है बेटा, तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं। एक चीज़ ये आप ध्यान रखना कि वे कौन सी चीज़ें हैं जिससे स्वास्थ्य उन्नत रहता है, आपके खाने में हो तो बढ़िया रहता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये चीज़ें यदि आपके भोजन में हैं तो आपका भोजन बहुत अच्छा है, आप सुपोषण ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहता है, आप स्वस्थ रहते हैं, आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो ये आपको नोट कर लेनी है एक बार। ठीक है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये चीज़ें आपके स्वास्थ्य को उन्नत बना के रखती हैं, जिससे आप बीमार नहीं पड़ते हैं। तो आज की कक्षा में केवल इतना ही बेटा। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। उससे आगे संक्रामक और असंक्रामक रोग के बारे में अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक्स एंड बाय। तो आज का वीडियो हमारा कौन से चैप्टर का था? चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर क्या था? 4। चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 4 था ये। आपको उसको अच्छे से कन्विंस करना है, उसको अच्छे से याद करना है, क्या क्या मेन चीज़ें थी उसको लिखना है, समझना है। जैसे कि तीव्र रोग या प्रचंड रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो 5 या 7 दिन की यानी साप्ताहिक अवधि में ही जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। ये शरीर के स्वास्थ्य को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि नुकसान पहुंचाने से मौका ही नहीं मिलता, उससे पहले वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा कैसा रोग था बेटा? दीर्घकालिक रोग था, तो उसको भी ध्यान में रखना है और उसको भी पढ़ना है कि वे रोग जो लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करते रहिए। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स एंड बाय।